हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है ना। हाँ, इस बीच मेरी वीडियो नहीं आई, उसके लिए आई एम सो सॉरी। जस्ट बिकॉज कि मैंने बताया था आपको कि लाइट और पानी की यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। लाइट की तो अभी फिर भी बहुत ज़्यादा ठीक हुई है। फ़ोन इतना लाइट है कि फ़ोन चार्ज हो पा रहा है, और पानी की अभी भी बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ पे। हर किसी का चापाकल सूख रहा है ना, तो इस वजह से हर कोई यहाँ पे परेशान है पानी की वजह से। तो कोई बात नहीं, अब ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही जीवन जीना है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। एंड थैंक यू सो मच कि आप इस बीच मेरे साथ बने रहें। इस वीडियो का काफ़ी लोगों ने इंतज़ार किया, तो इसके लिए भी बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का। और आज हम पढ़ेंगे जीए का नेक्स्ट चैप्टर। इससे पहले हमने हिस्ट्री ऑफ बैंक पढ़ा था, तो अगर आप उस चैप्टर को भूल रहे हैं तो एक बार ज़रूर रिवीजन कर लेना। और जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये जो क्लासेस होती हैं ना, वो पीडब्ल्यू के नोट्स हैं मेरे। और मैं कोई अपने से बना के नोट्स आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ। जो सर ने पढ़ाया है उसी के नोट्स, आप जो पेड बैच में पढ़ती हूँ ना, उसके नोट्स आप बना के मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको भी आपके साथ भी शेयर करती हूँ, और मैं खुद भी पढ़ती हूँ। आपकी तरह मैं भी एस्पिरेंट हूँ और तैयारी मैं भी कर रही हूँ। तो बस यही सब शेयर करती हूँ मैं। नोट्स बांटने से थोड़ी ना घटता है यार, बढ़ता ही है। तो आपसे भी यही बोलूँगी कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, तो उनके साथ आप ये नोट्स ज़रूर शेयर कीजिए, नोट्स ज़रूर शेयर किया कीजिएगा। क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें जीए को लेके बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और वो हमेशा यही सोचते हैं कि जीए की वजह से मेरा रह जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनमें सच में टैलेंट है और वो बाकी सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, बस जीओ के लेके इन्हें लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो प्लीज़ उनके साथ आप कोऑपरेट कीजिए और उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर किया कीजिए, ठीक है। और बस चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात और बोलूँगी यार कि प्लीज़ 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 जितने लोग देखते हैं ना, ज़रूर 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 इस चैनल को सब्सक्राइब किया करो। और हाँ, आप लोगों को क्विज़ेस चाहिए क्या इसके, मतलब इस चैप्टर को, जैसे एक चैप्टर पढ़ लिया फिर उसके क्विज़ेस लगाने इंपॉर्टेंट भी होते हैं ना, राइट। तभी आपको पता चल पाता है कि इस चैप्टर के पढ़ने के बाद कितना निष्कर्ष निकला, राइट, कितना हम समझ पाएँ। तो बस मैं क्विज़ेस शेयर करूँगी, लेकिन थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और आप मुझे कमेंट में लिख के बताना कि आपको चाहिए कि नहीं, ओके। और आप थोड़ा सा लेकिन इंतज़ार करना, जस्ट बिकॉज कि अभी थोड़े से फ्रेंड लिस्ट और इंक्रीज़ हो जाए तो सबके साथ मैं शेयर करूँगी, तो बहुत अच्छा लगेगा। एंड प्लीज़ यार, सबके साथ आप भी लोग शेयर किया करो, तभी तो हमारी फ्रेंड लिस्ट बढ़ेगी ना, है ना। बहुत सारे फ्रेंड रहेंगे तो अच्छे लगेगा। तो चलो अब आज का जो टॉपिक है बेसिक ऑफ बैंक, वो स्टार्ट करते हैं। और जिसने भी पहला चैप्टर नहीं देखा है, जैसे पढ़ा था हमने पहला चैप्टर हिस्ट्री ऑफ बैंक, जो तो जिसने भी नहीं देखा तो प्लीज़ आके ज़रूर देख लेना। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे तो आप खुद का ही बेनिफिट रहेगा। तो पहले वो आप देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसे आप देखिए, उसके बाद इस चैप्टर पे आना, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस बीच ना कुछ डाउटफुल कमेंट आए थे, तो डाउट होना स्वाभाविक है, तो मैं इस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहूँगी, ठीक है। क्योंकि हर किसी को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो ही जाता है। देखो, उन्होंने पूछा था कि आपके जो नोट्स हैं क्या वो सफिशिएंट रहेंगे एग्ज़ाम के लिए। तो हाँ जी, बिल्कुल सफिशिएंट रहेंगे एग्ज़ाम के लिए। आप पूरी तरीके से इस नोट्स पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये नोट्स में जो मैंने बातें लिखी हैं, वो मैंने एक भी बातें खुद से नहीं लिखी हैं, वेरीफाइड टीचर के द्वारा बताई गई हैं। और वो जो टीचर कहते हैं वो चीज़ें मैं इसमें नोट करती हूँ, ठीक है। जो जिस कोर्स के लिए आप 4000 5000 आप देते हैं, वो चीज़ आपको फ्री में फ्री कंटेंट दिया जा रहा है, फ्री में आपको बताया जा रहा है। एक्चुअली नोट्स कैसे बनाते हैं वो भी आपको बताया जा रहा है, तो इससे अच्छी बात आप क्या ही हो सकती है ना। और उनका एक और सवाल था कि नोट्स में जो है वो थोड़ी सी क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी वो थोड़ी सी कम रहती है, तो इतना सारा कचरा लेके करोगे क्या तुम। हाँ, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ना, जो मतलब एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, सिर्फ वही बातें मैं इसमें लिखती हूँ। इतनी फालतू बातें अगर आप नोट्स बनाने के लिए लिखोगे ना, फिर वो नोट्स नहीं रह जाता, वो अलग ही अपना बुक तैयार हो जाता है। तो ऐसे नोट्स नहीं बनाते हैं। तो जो बातें एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसे ही आप नोट्स में लिखा करो, तभी
वो हेल्पफुल भी रहता है, तभी आप दोबारा रिवीजन करने का आपका मन भी करेगा। नहीं तो इतनी ज़्यादा फालतू की बातें अगर इसमें नोट्स में लिख लोगे तो दोबारा आप रिवीजन करने के लिए कभी नहीं लौटोगे इस पर। तो बस वही मैंने इसमें लिखा है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इस पर भरोसा कर सकते हो और अच्छी तरीके से आप पढ़ोगे तो ज़रूर सब कुछ निकलेगा, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपका भी कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट में पूछना। अलग से मैं आपके अगर डाउट सबके लिए इम्पोर्टेंट रहा तो आपको इस वीडियो में अलग से डिटेल से बात की जाएगी, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सर ने बताया था कि इस टॉपिक से काफ़ी सारे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना आप, ठीक है। और जो जो बताती जाती हूँ वो सारे नोट्स भी आप बनाते जाना। एक बार नोट्स भी मैं आपको दिखा दूँगी, डोंट वरी, एक बार नहीं बहुत बार दिखाऊँगी, तो आप अच्छी तरीके से इसे बना सकते हो। देखो पूछा गया है कि बेसिक और बैंक जो है आज हम पढ़ रहे हैं। तो बेसिक और बैंक में सबसे पहला चीज़ आपसे पूछेगा कि बैंक है क्या, आखिर बैंक है क्या। तो आप इसका जवाब दोगे कि बैंक एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है लोन बांटना और डिपॉजिट विड्रॉल करवाना। आप बैंक में जाते हो तो ज़्यादा कॉमन चीज़ें यही होती है कि डिपॉजिट आप विड्रॉल करवाते हो, ठीक है। नहीं तो आप देखोगे कि लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो कॉमनली चीज़ें यही देखी जाती है। लेकिन इसका एक स्मार्ट एक और डेफिनेशन हो सकता है जिससे इंटरव्यूअर जो है वो काफ़ी जल्दी इम्प्रेस हो जाएगा। तो इसका डेफिनेशन यही हो सकता है कि बैंक जो है एक सुपरमार्केट है। अब सुपरमार्केट मतलब ये कोई सब्जी बाजार थोड़ी ना जहाँ हर चीज़ मिलती है, ये कोई मॉल थोड़ी ना। जी हाँ, ये बैंक जो है मॉल की तरह ही काम कर रहा है। पता है कैसे? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। आओ दिखाती हूँ। देखो यही चीज़ मैंने यहाँ भी लिखा है कि बैंक इज़ अ फाइनेंशियली सुपर मार्केट, एंड सुपर मार्केट में आता है कि बैंक में आप विड्रॉल भी करवा सकते हैं, लोन की भी सुविधा है, लॉकर की भी सुविधा है, बैंक एश्योरेंस भी करवा सकते हैं, म्यूचुअल फंड है, डिमार्ट ड्राफ्ट है, गोल्ड डिपॉजिट करवा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड इंटरनेट बैंकिंग, सबकी सुविधा बैंक दे रहा है। और ये सारे काम अब बैंक करने लगा है, तो इसे सुपर मार्केट कहते हैं। यही चीज़ मैंने यहाँ भी लिखी है डिटेल में। तो एक लंबा चौड़ा भाषण देने से फार बेटर है कि आप सीधा बोल दो कि बैंक इज़ अ फाइनेंशियली सुपर मार्केट, ठीक है। और ये बहुत स्मार्ट तरीका है बताने का, ठीक है। ये सिंपल सा लाइन है, आपको याद भी रहेगा। और जैसे ही पैनल बोलेगी सुपर मार्केट मतलब, तो फिर आप ये सब सारी चीज़ें बता सकते हो कि बैंक जो है वो विड्रॉल की सुविधा देता है, लॉकर की सुविधा देता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM, लोन वगैरह, लॉकर, सब कुछ की सुविधा देता है, इसलिए अब वो सुपर मार्केट है, ठीक है। और कुछ ऐसे रिश्ते, मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ, ठीक है। मेरे एक रिश्तेदार है ना, कुछ ऐसे सबकी एक ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो आपकी एजुकेशन लाइफ में घुसने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते रहते हैं। तो वो एक रिश्तेदार थे, तो वो मुझसे पूछा कि किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। तो मैंने कहा कि अंकल जी बैंक की तैयारी कर रहे हैं। तो वो बोलते बैंक की तैयारी कर रहे हो, अच्छा ये बताओ बैंक होता क्या। तो मैंने कहा कि अंकल जी बैंक इज़ अ फाइनेंशियली सुपर मार्केट। तो उनको समझ में आया नहीं, बट उन्होंने अपना बोलती बंद कर लिया। उन्हें लगा कि हाँ यार जानती है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब है कि बैंक के कितने टाइप्स होते हैं। तो बैंक के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो एसेट्स, एक तो है लाइबिलिटी। अब एसेट्स में क्या क्या आता है, तो एसेट्स में आपको आता है लोन एंड एडवांस। अब लोन एंड एडवांस कितने तरीके हैं, तो एक तो कैश क्रेडिट के द्वारा, ओवरड्राफ्ट एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ये सारी चीज़ें पे हम डिटेल में बातें करेंगे। एंड लाइबिलिटी में क्या आता है, तो डिपॉजिट, एंड डिपॉजिट के भी 2 टाइप होते हैं, एक तो डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट, इस पर भी हम डिटेल से बातें करेंगे। एसेट्स के बारे में बात करें तो एसेट्स बैंक को जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो लोन एंड एडवांस से ही होता है। एडवांस होता है क्या है, तो वो भी देखो। एडवांस भी एक तरह का लोन होता है, पर ये सिर्फ बिजनेसमैन के लिए होता है, ये कॉमन मैन के लिए नहीं होता है, ये सैलरी पर्सन के लिए नहीं होता है। ये जो स्मॉल या बड़े बड़े बिजनेस करते हैं ना, उनके लिए एडवांस होता है। लोन जो है वो कॉमन पर्सन ले सकते हैं, जैसे एजुकेशन लोन, एग्रीकल्चर लोन, ठीक है, ये सब सैलरी पर्सन के लिए होता है। एंड लाइबिलिटी जो होता है वो डिपॉजिट का मतलब ही लाइबिलिटी होता है। जो बैंक जो हमारा पैसा लगा, बैंक पे जो हमारा पैसा लगता है ना, उसे हम डिपॉजिट कहते हैं, बैंक में जो आप पैसे जमा करते हो। अब डिपॉजिट अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, एक तो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट और दूसरा टर्म एंड टाइम डिपॉजिट अकाउंट। टर्म कहो या टाइम कहो, दोनों बात बराबर है, तो टर्म एंड टाइम डिपॉजिट अकाउंट, ओके। अब डिमांड डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना ये वाला डिपॉजिट्स, तो उसी के टाइप से डिमांड डिपॉजिट
वही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि डिमांड डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है। तो कस्टमर ने अपना पैसा कुछ ऐसे अकाउंट में जमा किया है कि जब भी कस्टमर को पैसा का डिमांड करेगा बैंक से तो उसे बैंक को तुरंत वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कस्टमर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट यही होता है कि जब भी आप एक ऐसे अकाउंट में अपना पैसा लगाते हैं कि जब भी आपको इमरजेंसी या फिर कभी भी आपको पैसे निकालना हो ना, तो बैंक आपको तुरंत पैसा आपको रिटर्न कर देता है। जितने भी पैसे निकालने हैं उतने आपको पैसा तुरंत दे देगा निकाल के। तो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, एक तो करेंट अकाउंट एंड दूसरा सेविंग अकाउंट। ओके, हम दूसरा पढ़ते हैं कि टर्म एंड टाइम डिपॉजिट अकाउंट होता है क्या। आप अपना पैसा एक ऐसा फिक्स टाइम के बाद ही निकाल पाओगे। टर्म एंड इसमें है कि आप जो है वो पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, जब आपको ज़रूरत हो कभी भी आप निकाल सकते हैं। एंड ये बिजनेसमैन के लिए एंड सैलरी पर्सन दोनों के लिए होता है। एंड ये जो है कि आप अगर इस टर्म एंड टाइम डिपॉजिट अकाउंट में अगर आप जब भी पैसे लगाते हैं तो आप एक फिक्स टाइम के बाद ही इसमें पैसे निकाल सकते हैं। अगर आपने जमा किया और आपको लगा कि 6 महीने के बाद आपको लगा कि मुझे अभी पैसे की ज़रूरत है, तो आप इस अकाउंट के द्वारा आप पैसा नहीं निकाल सकते। वही इस अकाउंट के द्वारा अगर आप पैसा जमा करते हैं तो अगर आपको 7 दिन या फिर उसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन इस अकाउंट में ऐसा नहीं है। अब इस अकाउंट में कब निकाल सकते हैं, तो 2 साल के बाद आप निकाल सकते हैं या फिर 1 साल के बाद आप निकाल सकते हैं। फिक्स्ड होता है ना, फिक्स्ड अकाउंट। और इसके एग्जांपल भी है फिक्स्ड अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, ठीक है। अब करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट में डिफरेंस क्या है भाई। और करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट किसके एग्जांपल है, तो इसके एग्जांपल है डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, उसके एग्जांपल है करेंट एंड सेविंग अकाउंट। देखो यहाँ पे मैंने डिफरेंस भी लिखा है अच्छी तरीके से। करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है। करेंट अकाउंट जो होता है वो बिजनेस पर्सन के लिए होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं ना उनके लिए करेंट अकाउंट होता है। और सेविंग अकाउंट जो होता है वो सैलरी पर्सन के लिए होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे कि करेंट अकाउंट जो होता है वो बिजनेसमैन के लिए होता है, वही सेविंग अकाउंट जो होता है वो सैलरी पर्सन के लिए होता है। और इसका उद्देश्य होता है बिजनेस पर्सन को ट्रांजेक्शन करवाना। और सेविंग अकाउंट का होता है कि आपका पैसा बैंक आपका सेव करके रखता है, ठीक है। और यहाँ पे भी आगे लिखा है कि बैंक इस पे ब्याज नहीं देता। करेंट अकाउंट जो होता है आप अपने मतलब कितने भी पैसे आप इस पे रख लो, लेकिन बैंक जो है वो करेंट अकाउंट में आपको ब्याज नहीं देगा। वही बात करें अगर सेविंग अकाउंट पे, तो इस पे आपको ब्याज मिलेगा, इसमें आपको ब्याज देता है और बैंक खुद तय करता है कि कस्टमर को कितना ब्याज देना है, ठीक है। मैंने कहा अभी कि बैंक जो है वो खुद डिसाइड करता है कि कस्टमर को कितना ब्याज देना है। तो मिनिमम इंटरेस्ट जो होता है वो RBI तय करता है, मतलब आपको बता देता है RBI कि इतने से इतने के बीच में रखना है आपको। अब बैंक अपने मन मुताबिक देखो यहाँ पे RBI जो है वो फिक्स कर चुका है कि 2.7% से लेकर 3.5% के बीच में ही आपको कस्टमर को ब्याज देना है, ठीक है। ना इसे ऊपर ना इसे नीचे आप ब्याज लगा सकते हैं। तो अपने अपने हिसाब से सब बैंक जो है वो अपना इसी ब्याज के अंदर अपना ब्याज डालते हैं और कस्टमर को ब्याज देते हैं। तो जैसे SBI का जो है वो 3% ब्याज है, वो SBI जो है वो कस्टमर को 3% देता है। हर एक बैंक का अपना अलग अलग होता है, तो कोई 2.8% भी दे सकता है, तो कोई 3.2% भी दे सकते हैं ना। तो सब बैंक जो है वो अपना अपना, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैंक जो है वो खुद डिसाइड करता है कि कस्टमर को कितना ब्याज देना है, लेकिन कितने के बीच में देना है ये RBI डिसाइड करता है। सेविंग अकाउंट में ब्याज जो है वो किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो डेली बेसिस पे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है डायरेक्ट। जो सेविंग अकाउंट में जो है वो ब्याज जो होता है वो किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो आप सीधा सीधी कहोगे कि डेली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। अब नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं कि करेंट अकाउंट में आप ओवरड्राफ्ट की आपको सुविधा मिलती है। वही बात करें अगर सेविंग अकाउंट में, तो आपको सेविंग अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं जहां आपको सुविधा मिल जाती है। जैसे PM जनधन योजना के तहत अगर आप सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो आपको 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट मिल जाता है, ठीक है। वही सैलरी पर्सन को भी सेविंग अकाउंट के थ्रू ही आपको ये ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल जाती है, लेकिन ये फिक्स नहीं होता। सैलरी अकाउंट में ये फिक्स नहीं होता, वही गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा ये तो फिक्स हो जाता है। ओके,
अब बात करें एज लिमिट में, तो यहाँ करेंट अकाउंट खुलवाने का जो एज लिमिट है वो है 18 साल। इससे अब इसमें भी क्लियर कैसे किया, इससे कम उम्र के बच्चे नहीं खुलवा सकते? जी हाँ, बिल्कुल खुलवा सकते हैं, लेकिन उस अकाउंट में उसका कोई हक नहीं रहेगा। उस अकाउंट से वो विड्रॉ नहीं करवा सकता, डिपॉजिट वगैरह नहीं करवा सकता, अपने सिग्नेचर नहीं कर सकता वो जब तक कि वो 18 साल का नहीं हो जाता। तो आप बोलोगे अकाउंट खुलवा के फ़ायदा ही कहते हो? अकाउंट खुलवा के फ़ायदा ये होगा कि ये अपना अकाउंट अपने माँ बाप, उसके माँ बाप जो है माता पिता, वो इस अकाउंट को कंट्रोल करेंगे, और जब वो 18 साल का हो जाएगा तब उसे अकाउंट सौंप दिया जाएगा। ये लो जी लो अपनी ज़िंदगी। वही बात करें अगर सेविंग अकाउंट की, तो सेविंग अकाउंट में जो एज लिमिट होता है वो होता है 10 साल। तो इसमें भी यही है कि आप क्या 10 साल के नीचे के वाले बच्चे सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकते? तो हाँ जी, बिल्कुल खुलवा सकते हैं, लेकिन अगर खुलवाते हैं तो उनके पेरेंट जो है वो उनका अकाउंट जो है वो हैंडल करेंगे। जैसे ही वो 10 साल के हो जाएंगे तो उन्हें दे दिया जाएगा और उनके सिग्नेचर वगैरह से लगने लगेंगे। ठीक है कि पे सर्विस चार्ज। अब पे सर्विस चार्ज क्या है? तो करेंट अकाउंट चलाने के लिए बैंक को चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, तो अलग से आपसे चार्ज नहीं मांगता है। जैसे आप होटल में, बड़े बड़े होटल में अगर आप खाने के लिए जाते हैं, तो आप जब आपके पास मेन्यू आता है तो आप देखते हैं कि आप पहले से ही सब कुछ चार्ज जुड़ा रहता है कि इसी का चार्ज, तो फलाना का चार्ज, तो इसका चार्ज है ना। तो आपको अलग से बताया नहीं जाता कि देखो यार इसके भी पैसे लगेंगे, चलो लाओ इसके भी पैसे लाओ। तो ऐसे बैंक नहीं कहते। तो आपके अकाउंट में से जो उसका जितना चार्ज मिलता है तो वो खुद ही काट लेता है। वही यहाँ पे भी है कि नहीं, सेविंग अकाउंट में आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, लेकिन करेंट अकाउंट में आपसे चार्ज लिया जाता है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। मैं जो बातें आपको बता रही हूँ ना, हर एक बात इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छी तरीके से इसे ध्यान में रखो। अब यहाँ पे है कि ट्रांजैक्शंस की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जैसे होते हैं ना कि इतने रुपए जमा करवाएं तो आपको इतना चार्ज देना पड़ता है ना, निकालें तो चार्ज देना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है करेंट अकाउंट में। वही बात करें अगर सेविंग अकाउंट की, तो सेविंग अकाउंट में चार्ज है। आप 1 महीने में सिर्फ 3 बार फ्री में ही करवा सकते हैं। उससे ज़्यादा करते हैं तो आपको फिर चार्ज देना पड़ेगा। ओके, तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको डाउट है तो आप ज़रूर पूछिएगा, और एक बार इसे अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना, इसके नोट्स ज़रूर बना लेना, या फिर इसी वीडियो को रिवीजन कर लेना तो सफिशिएंट रहेगा। और कुछ होगा तो ज़रूर पूछना। आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, और इसे लाइक करके ज़रूर बताना। ठीक है, देखो आपके लाइक से मुझे कुछ होता नहीं है, बट हाँ मोटिवेशन मिलता है, और यही बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, हर एक चीज़ करने के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से मोटिवेशन होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। जिससे आपको पढ़ाई के लिए अंदर से मोटिवेशन आता होगा कि मम्मी पापा को करके दिखाना है, सोसाइटी में एक नाम कमाना है, राइट। तो वैसे भी यही काम करने के लिए भी मोटिवेशन चाहिए होता है। तो मोटिवेशन बस यही से आता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अच्छी कमेंट करते हैं और ढेर सारे लाइक करते हैं, तो यही मेरा मोटिवेशन होता है। तो प्लीज़ आप ज़रूर इसे लाइक कमेंट करना, शेयर करना। ओके, एंड आप लोग ने RRB का फॉर्म फिल कर दिया? मैंने अभी सिर्फ कलर का फॉर्म फिल किया, जस्ट बिकॉज उसकी पहली बार है ना। तो मैं सोच रही पहले कलर का दे दूँ, क्योंकि ऑनेस्ट बताऊँ तो अभी उतना ज़्यादा तैयारी नहीं है कि 850 रुपया फालतू का फेंका जाए। क्योंकि पता है, मतलब दिल से तो आवाज़ निकल ही जाती है ना कि हाँ इस बार होगा कि नहीं होगा, है ना। तो दिल से आवाज़ अभी आ रही है कि अभी उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयारी तो है नहीं, लेकिन हाँ आगे तैयारी हो जाएगी। तो आगे हम PO का भी फॉर्म फिल करेंगे, लेकिन अभी मैंने सिर्फ कलर का ही फॉर्म फिल किया है। तो आप बताना कि आपने दोनों का फॉर्म फिल किया या सिर्फ एक ही का, या फिर किया ही नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो कैसी लगी, आज की क्लास कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मिलूंगी फिर से, और तब तक पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय।